बच्चों एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण में लेसन 2 अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। अब स्टूडेंट देखिए, ये रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। आप लोग सहयोग दें और हम लोग इस विषय को, इस लेसन को अच्छे से समझें। चलो देखते हैं। पारिस्थितिकी की बात है तो स्टूडेंट पहले हम पारिस्थितिकी के बारे में समझेंगे। पारिस्थितिकी, देखिए पारिस्थितिकी क्या है स्टूडेंट। ये जीव है और जीव के चारों तरफ का ये वातावरण है, तो इसमें जो संबंध होगा उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं, जिसे इको सिस्टम कहते हैं। तब स्टूडेंट इको सिस्टम की बात अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में की। इको प्लस लागोस। इको मतलब होता जीव, लागोस मतलब होता अध्ययन। तो स्टूडेंट इको मतलब होता ये जीव, लागोस मतलब होता अध्ययन। अब इस प्रकार जो होता है इकोसिस्टम का मतलब होता है जीव का चारों तरफ का स्टूडेंट जो वातावरण है वो, तथा जीव का जो आंतरिक संबंध है उसे हम इको सिस्टम, स्टूडेंट माफ कीजिएगा, इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के बारे में 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने अपना मत प्रस्तुत किया। यानी पारिस्थितिकी का संकलन देने वाले जो जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम ये अर्नेस्ट हैकल था, उन्होंने 1869 में इकोलॉजी के बारे में विस्तृत व्याख्या किया। इकोलॉजी इको प्लस लागोस से बना हुआ है। तो स्टूडेंट मतलब समुदाय तथा उसका अध्ययन। तो समस्त जीव समुदाय तथा वातावरण से उसका क्या संबंध है, उसका अध्ययन हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना 1935 में एजी टांसले ने दिया। तो स्टूडेंट पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ये होता बहुत सा पारिस्थितिकी मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है, जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसमें स्टूडेंट विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं तथा उसका वातावरण ही नहीं बल्कि जनसंख्या, समुदाय, जैविक, अजैविक स्टूडेंट कारक होते हैं। कार्बनिक तथा अकार्बनिक घटक भी होते हैं। आगे बढ़ते हुए अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पारिस्थितिकी के खोजकर्ता जो हैं वो अर्नेस्ट हैकल है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र के खोजकर्ता जो हैं वो एजी टांसले हैं। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए ये देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात करते हैं। अब इसके जो घटक हैं, देखिए यहाँ समझने वाली बात है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस बात को आप समझें स्टूडेंट। यदि इसे आप आत्मसात कर लेते हैं तो वो परीक्षा में काम देता है। तो स्टूडेंट आइए लेसन 2 हम जो लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिससे कि परीक्षा में कहीं से आए हम लोगों का कोई दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में जो पहला घटक है वो स्थलीय होता है, और दूसरा जो होता है वो दूसरा वाला जलीय होता है, और तीसरा मानवीय कृत होता है। तो स्टूडेंट पारिस्थितिकी तंत्र की बात चल रही है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक नहीं, माफ कीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ये स्थलीय, जलीय और क्या मानवीकृत। तो अगर हम स्थलीय में बात करें तो स्थलीय में 2 स्टूडेंट
स्थली में जैसे वन हुआ और ये घास स्थल हुआ और ये मरुस्थल हुआ। स्थली में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र ये आपका वन पारिस्थितिक तंत्र होता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, वन हो गया, घास स्थल हो गया, मरुस्थल हो गया। सबसे बड़ा इसमें स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो वन होता है, ये कई बार परीक्षा में पूछा है। अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे जली में। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आप लोग जानते ही हैं। तो स्टूडेंट जली में दो होते हैं, लवणीय जल तथा अलवणीय जल। अलवणीय जल। अब देखो स्टूडेंट, जली में लवणीय जल तथा अलवणीय जल दो की बात करते हैं। तालाब, झील, झरना इसमें आएगा। तालाब, झील और झरना। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं लवणीय जल में तालाब, झील, झरना की बात होगी। अलवणीय झील की बात करते हैं तो स्टूडेंट लवण झील, ज्वार नदमुख, समुद्र। और लवण झील, ज्वार नदमुख, और लवण झील, ज्वार नदमुख। और बात करते हैं समुद्र का। स्टूडेंट ये लवणीय जल है, अलवणीय जल है, माफ कीजिएगा, ये अलवणीय जल है और ये लवणीय जल है। अलवणीय में तालाब, झील, झरना और लवणीय जल में ये लवणीय जल में जो होता है, अगर लवणीय झील की बात कर लेते हैं, लवणीय जल में लवणीय झील सागर हो गया जिसे हम समुद्र कहते हैं, ज्वार नदमुख हो गया, ये ज्वार नदमुख हो गया। तो स्टूडेंट लवणीय जल में लवणीय झील ये सागर हो गया और ज्वार नदमुख हो गया। ये स्टूडेंट अब हम बात करें तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का अलवणीय रूप में आता है, अलवणीय रूप में आता है। तो स्टूडेंट जल दो प्रकार के होते हैं, एक लवणीय होता है, एक अलवणीय होता है। अलवणीय में तालाब, झील, झरना स्टूडेंट, जबकि लवणीय में ये लवणीय झील हो गया, सागर हो गया, ज्वार नदमुख हो गया। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पे समुद्र है। ये भी प्रश्न याद करिए, पृथ्वी पे सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र है, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत है। लेकिन ये प्रश्न पूछे कि पृथ्वी पे स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत कौन सा है, तो उत्तर होगा वन पारिस्थितिकी तंत्र। ये पूछे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत तो समुद्र होगा। ये पूछे समस्त पृथ्वी पे सबसे बड़ा, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, तो उत्तर होगा समुद्र या सागर। अब आप समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, ये आपका मानवीकृत है, तो थोड़ा मानवीकृत में देख लेते हैं। देखिए मानवकृत मतलब मानव द्वारा निर्मित जो होता है। तो स्टूडेंट खेत हो गया, खलिहान हो गया, जल जीवाश्म हो गया, जल जीवाश्म, खेत, खलिहान। यहाँ खेत की जगह हम कृषि लिख देते हैं। और स्टूडेंट एक्वेरियम, एक्वेरियम, धान, बाग आदि, ये मानव निर्मित स्टूडेंट होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अब आगे बढ़ते हुए पारिस्थितिकी तंत्र तीन प्रकार, एक हमने आपको स्थलीय बताया, दूसरा जलीय बताया और तीसरा जो है मानवीकृत बताया। तो पृथ्वी पे सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह स्टूडेंट समुद्र है, जबकि ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा पूछेगा तो उसमें उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? वन पारिस्थितिकी तंत्र। अब आगे देखते हुए पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के घटक। पारितंत्र क्या होता है? जीव तथा
जीव समुदाय जीव तथा जीव समुदाय तथा जीव समुदाय तथा वातावरण का अध्ययन पारितंत्र कहलाता है। तो स्टूडेंट, पारितंत्र के घटक की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अजैविक घटक, दूसरा जो होता है जैविक घटक। स्टूडेंट, अगर हम तीसरा बात करें तो 2 ही होते हैं। स्टूडेंट, पारितंत्र के घटक जैविक तथा अजैविक होते हैं। अब स्टूडेंट, अजैविक कितने होते हैं? 3 होते हैं, भौतिक, अकार्बनिक तथा कार्बनिक घटक। अब स्टूडेंट, जैविक घटक की हम बात करते हैं तो उत्पादक के रूप में, उपभोक्ता के रूप में और अपघटन कर्ता के रूप में। यहां समझिएगा स्टूडेंट, पारितंत्र के घटक 2 होते हैं, अजैविक घटक तथा जैविक घटक। अजैविक के अंतर्गत भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटन कर्ता आते हैं। तो घटक अजैविक घटक तथा जैविक घटक होते हैं। आगे बढ़ते हुए अब विद्यार्थीगण, अभी हम लोगों ने पढ़ा अजैविक घटक। तो देखते हैं कि अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इसमें 3 बातें आती हैं। पहली जो बात है वो भौतिक रूप में होते हैं, दूसरा अकार्बनिक रूप में होते हैं और जो तीसरी बात है वो कार्बनिक रूप में होते हैं। अजैविक घटक कितने रूपों में पाए जाते हैं? पारितंत्र के घटक कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला अजैविक घटक, दूसरा जैविक घटक। अजैविक घटक कितने रूपों में मिलता है? 3 रूपों में मिलता है, भौतिक रूप में, अकार्बनिक रूप में और कार्बनिक रूप में। तो बच्चों, भौतिक रूप में क्या क्या मिलता है देखा जा। प्रकाश के रूप में ये तापमान। स्टूडेंट, तीसरा आर्द्रता, चौथा वायुमंडलीय दाब और स्थलाकृति और एक हो जाएगा वायु। तो स्टूडेंट, प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की यदि हम बात करें तो आप जानते ही हैं कि ये पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश है। तापमान, ये मनुष्य के लिए जो तापमान होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य तापमान होता है। स्टूडेंट, यदि हम आर्द्रता की बात करें, वेटलैंड डे, आर्द्रता दिवस, एक प्रश्न यहां से भी बनता है। आर्द्रता दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। आर्द्रता वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। आर्द्रता दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। वायुमंडलीय दाब जानते हैं स्टूडेंट, पहाड़ों पर भोजन जल्दी पकता है। कारण क्या होता है? क्योंकि वहां दाब अधिक होता है। ये ऊंचाई पर स्टूडेंट दाब अधिक होने से, जैसे हम मान लो कि हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं और जेब में पेन रखे हैं तो पेन से स्याही बाहर क्यों आती है? चूंकि स्टूडेंट वहां पे क्या होता है, उस पेन का दाब जो होता है अधिक हो जाता है और बाहरी दाब कम हो जाता है, जिससे उससे स्याही बाहर आ जाती है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अकार्बनिक में देखते हैं। अकार्बनिक में जल है, मृदा है, जल हो गया, मृदा हो गया, वायुमंडलीय गैसें हो गया, वायुमंडलीय गैसें हो गया। वायुमंडलीय गैसों के बाद बात करें खनिज चट्टान तत्व, खनिज चट्टान। और स्टूडेंट अकार्बनिक में हम बात करें
ऊंचाई है, ढलान है, ऊंचाई ढलान। कार्बनिक में स्टूडेंट यदि हम बात करते हैं तो प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया है। ध्यान दो स्टूडेंट, इस पॉइंट पे अजैविक घटक के अंतर्गत तीन बातें आती हैं, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। स्टूडेंट ये कार्बनिक होगा, माफ कीजिएगा। भौतिक के अंतर्गत प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब। आर्द्रता दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। मनुष्य के लिए सामान्य तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आर्द्रता ये 55 से 60 होता है। भौतिक स्टूडेंट यह स्थलाकृत, भौतिक के अंतर्गत स्थलाकृत बनावट होती है, वायु इसी के अंतर्गत आता है। जबकि यह कार्बनिक में स्टूडेंट जिसमें कार्बन नहीं होता, जल, मृदा, वायुमंडल गैस, खनिज, चट्टान, ऊंचाई या ढलान होता है। कार्बनिक में प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया होता है। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ये पृथ्वी पर जलमंडल का, पृथ्वी पर जल मंडल का 97% भाग, पृथ्वी पर जलमंडल का 97% भाग समुद्री जल है, समुद्री जल है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं समुद्री जल में सर्वाधिक, समुद्री जल में सर्वाधिक NaCl पाया जाता है। मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड। कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। समुद्री जल में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। पृथ्वी पर विस्तृत स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र बता चुके हैं, वन है, जबकि जली में समुद्र है। कुल में पूछे सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र तो क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, सागर हो जाएगा, महासागर हो जाएगा, समुद्र उत्तर होगा। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न पर्यावरण से संबंधित आज जो लेसन है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी जिसको इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी का संकलन किसने किया, अर्नेस्ट हैकेल ने कब किया, 1869 में किया स्टूडेंट। जबकि ये एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का संकलन 1935 में किया। आगे बढ़ते हुए किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी, किसी क्षेत्र के सभी, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में, तथा वातावरण में, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक, उपस्थित अजैव, बच्चों इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, अजैव घटक, अजैव घटक संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से क्या करते हैं स्टूडेंट, ये पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र एक खुला तंत्र है, पारितंत्र एक खुला तंत्र है। ये भी प्रश्न पूछता है पारितंत्र, पारितंत्र एक कैसा तंत्र है, तो उत्तर हो जाएगा खुला तंत्र है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए बच्चों देखिए, आप यहां जो पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र, ये प्रश्न पूछे पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र,
तो हमारा एक उत्तर यदि यह है जलमंडल, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। स्टूडेंट, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा? सौरमंडल। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दिया था? एजी टांसले ने कब 1935। पृथ्वी पर सर्वाधिक विस्तृत पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र। स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए अब हम बात करें असंतुलन पारिस्थितिकी तंत्र में भारत में। पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे बड़ा कारण वनों का विनाश है, वनों का उन्मूलन है। वनों का उन्मूलन है स्टूडेंट। ये पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण वनों का उन्मूलन है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए देखिए, जीव समुदाय जनसंख्या से वातावरण, तब इसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। आगे बढ़ते हुए ये बात आप समझ गए होंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में जीव समुदाय का वातावरण ही नहीं बल्कि जनसंख्या भी होता है। चार बातें, जीव समुदाय, जीव जनसंख्या और जीव वातावरण। चूंकि विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, उनके मध्य जो वातावरण संबंध होते हैं या वातावरण का प्रभाव उन पे जो पड़ता है स्टूडेंट, वे आपस में संबंधित होते हैं, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट खाद्य श्रृंखला का। ये खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ सभी बच्चा लोग प्रश्न आता है, काफी प्रश्न आता है। हम लोग पर्यावरण में पूरा का पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। आज दूसरा लेसन है जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी के बारे में हमने आपको बताया कि 1869 में अर्नेस्ट हैकेल ने संकलन किया, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना एजी टांसले ने 1935 में किया। तो स्टूडेंट खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये अब इसको इस तरह समझाते हैं। देखिए आप सभी लोग, तो स्टूडेंट ये क्या है आप लोग समझ गए होंगे, ये पौधा है। अब ये देखिए पौधा है जिसे हम उत्पादक कहते हैं। अब इसे कौन खाएगा भाई? अब हम इसे कहें कि इसे कौन खाएगा, तो स्टूडेंट इसको बकरी खाएगा, बकरी खाएगी। तो जब इसे बकरी खाएगी तो बकरी को कौन खाएगा? अब शेर खाएगा, शेर को कौन खाएगा? एक किलनी खाएगा। अब किलनी को कौन खाएगा? बाज खाएगा। अब स्टूडेंट आगे देखते हैं कि इस पेड़ को अब पुनः कौन खाएगा? ये खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खाएगा? भेड़िया खाएगा। भेड़िया को कौन खाएगा? शेर खाएगा। शेर को कौन खाएगा? किलनी खाएगा। किलनी को कौन खाएगा? बाज खाएगा। अब स्टूडेंट ये हम देखते हैं इस पौधा को कौन खाएगा? इस पौधा को चूहा खाएगा। अब हम फिर देखते हैं इस चूहा को कौन खाएगा? चूहा को सांप खाएगा। अब स्टूडेंट जाहिर सी बात है चूहा को सांप खाता है। अब इस सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा। यदि हम आगे बात करते हैं, पौधा को टिड्डी खाएगा। पौधा को टिड्डी को कौन खाएगा? चिड़िया खाएगा। और चिड़िया को कौन खाएगा? बाज खाएगा। यदि हम बात करते हैं कि स्टूडेंट अब ये देखिए इसमें ये प्रत्येक श्रृंखला खाद्य श्रृंखला, प्रत्येक
श्रृंखला ये प्रत्येक श्रृंखला खाद्य श्रृंखला। समझ गए होंगे खरगोश, भेड़िया, भेड़िया शेर, शेर किलने। तो स्टूडेंट प्रत्येक श्रृंखला खाद्य श्रृंखला है, जबकि सभी खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल बनाते हैं। अब स्टूडेंट देखो इसे समझाते हैं। अब देखिए, अब इस बाज को कौन खाएगा? अब बाज को ये जीवाणु अपघटन करता। तो स्टूडेंट इसे जीवाणु या अपघटन करता खाएगा, फिर ये खाद्य पदार्थ में तोड़ देगा। खाद्य पदार्थ में इसे तोड़ दिया स्टूडेंट। एक दिशी होता ऊर्जा का प्रवाह, एक दिशी होता है। ऐसे देखो, इससे ऊर्जा इसको मिली, इससे उसको मिली, इससे इसको मिली, फिर इसको मिली, फिर इसको मिली। एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है स्टूडेंट। तो खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। आगे बढ़ते हुए अभी हमने अजैव घटक की बात किया था स्टूडेंट। ये हमने आपको बताया कि पारतंत्र के घटक अजैविक तथा जैविक होते हैं। तो हमने अजैविक में स्टूडेंट भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक समझाया। अब जैविक घटक में समझाते हैं। जैविक घटक ये तीन होते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता। उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। स्टूडेंट इसमें जीवाणु आ गया तथा कवक अपघटन कर्ता में आते हैं। ये प्राथमिक में हो गया। उत्पादक में पेड़ पौधे, ये सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटोजोआ, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अच्छा जो होती है वो लाल तथा नीला में होती है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। जैसे हम कहें इसमें आ गया ये प्राथमिक उपभोक्ता में, अभी हमने आपको बताया, जैसे आ गया चूहा। या प्राथमिक उपभोक्ता में गाय, भैंस, बकरी। स्टूडेंट गाय, भैंस, बकरी ये किसमें आता? प्राथमिक उपभोक्ता में। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो भेड़िया हो गया, सांप हो गया। अब भेड़िया को कौन खाएगा? शेर खाएगा। और सांप को कौन खाएगा? सांप को बाज खाएगा। तो स्टूडेंट अब देखिए, ये गाय को भेड़िया खाएगा, भेड़िया को शेर खाएगा, और चूहा को ये सांप खाता। या स्टूडेंट ये सांप जो होता है ये चूहा को खाता है। तो अब सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा। तो ये तृतीयक उपभोक्ता में आ गए। तो स्टूडेंट ये आप समझ गए, उत्पादक पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटोजोआ जो सभी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण लाल और नीला रंग में अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है ये स्टूडेंट ऊर्जा में मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण शैवालों में किया जाता है। चूंकि ये जलीय जीव जो शैवाल होते हैं स्टूडेंट, पेड़ पौधे होते हैं शैवाल के रूप में, ये पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में है, और इनके द्वारा ये स्टूडेंट ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैविक घटक
में दूसरा उपभोक्ता है जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं। ये उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में गाय, भैंस, बकरी है, द्वितीय में भेड़िया, सांप है, तृतीय में शेरा और बाज है, अपघटनकर्ता में जीवाणु तथा कवक आते हैं। बस स्टूडेंट आज इतना ही। अब इसके बाद हम लोग तीसरा लेसन लेके उपस्थित होंगे, जिसमें स्टूडेंट तब तक के लिए स्टूडेंट बस आज इतना है, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।